नहीं सुने, पर किसी ने रायोलाइट का नाम सुना है? डोलोमाइट फिर भी सुना होगा, डायोराइट का नाम सुना है? नहीं सुना। किसी ने पेडरोटाइट का नाम सुना है? लेकिन ये भी है। आप ये समझिए ये क्या होता है, थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए हम ये नाम थोड़ा कम जान पाते हैं। नीस का नाम सुना है? स्लेट सबने सुना है? नीस, शिस्ट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, ये इनमें से कुछ ऐसे नाम होंगे जो सुने सुने लग रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे। ठीक है, स्ट्राबो, ये सब क्या नाम है? ये सब वो नाम है जो पत्थरों के होते हैं। कुछ बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगे और कुछ जो है वो थोड़े थोड़े कम मात्रा में मिलते हैं, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज लिखी है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी शब्द का अर्थ होता है बेटा, ये जो आपकी चट्टानें हैं इनकी ही जो पढ़ाई होती है उसको क्या बोलोगे? पेट्रोलॉजी। जिस प्रकार से जानवरों की पढ़ाई को जूलॉजी बोलते हैं, मनुष्य या ह्यूमन बीइंग्स की पढ़ाई को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से लॉजी का मतलब जहां होता है उसका मतलब होता है क्या? स्टडी। ठीक है, और पेट्रो का मतलब होता है क्या? चट्टाने यानी कि रॉक्स। तो रॉक्स की स्टडी को क्या बोल दिया जाएगा? पेट्रोलॉजी बोला जाएगा। इतनी बात समझ रहे? बहुत अच्छा। अब ये जो आपकी चट्टानें होती हैं इनको आप 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहले वाले को बोला जाता है इग्नियस, हिंदी में बोलेंगे तो आग्नेय। ठीक है, क्या बोलेंगे? आग्नेय। दूसरी वाले को बोला जाता है सेडिमेंट्री, हिंदी में बोलेंगे तो अवसादी, और तीसरी वाले को कहा जाता है मेटामॉर्फिक, हिंदी में बोलेंगे तो कायांतरिक। अब इनके नाम से ही आपको इनका उत्पत्ति समझ में आ जाएगी, जैसा नाम ऐसा ही इनका ओरिजिन होगा। कैसे? सबसे पहले वाली का नाम क्या है? इग्नियस, हिंदी में क्या है? आग्नेय। इग्नियस जो है बेटा ये बना है इग्निस शब्द से, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा? इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर, फायर मतलब आग, और हम तो हिंदी में बोल रहे हो आग्नेय। तो ये वो वाले हैं आपकी ये वाली चट्टानें कौन सी हैं जो किससे बनेंगी? आग से बनेंगी। आग से बनेंगी का मतलब हो गया, अब आग से तो कोई चट्टान कैसे बन जाएगी? हाँ, लेकिन किससे बन सकती है? लावा से। तो वो जो मैं आपको बता रही थी इससे पहले वाली स्लाइड में, क्या चीज कि इस तरीके से पहाड़ के ऊपर जो आपका पर्वत था उसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है, और जो इसके चारों तरफ एक लावा जम जाता है, इसी लावा के जमने के कारण ही किसकी उत्पत्ति या किसका सृजन होता है? आपके इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टानों का। बात समझ गए? तो इग्नियस रॉक्स जो है आपकी, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, इग्नियस आगे रॉक साइड पे जाके ये इग्नियस। तो इग्नियस जो है बेटा वो किसकी वजह से इसका होगा? लावा के जमने की वजह से इसका जो है सृजन होगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, सॉलिडिफाई हो जाएगा लावा, तो आपकी इग्नियस रॉक बनेगी। अब मेरी एक बात बताइए, यहाँ मैंने एक लाइन लिख रखी है नो फॉसिल्स। नो फॉसिल्स का मतलब होता है कोई भी जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। अगर आप पहले के पढ़े हुए हैं तो उत्तर ना दीजिएगा, लेकिन अगर आप पहले नहीं पढ़ा है टॉपिक इग्नियस वाला तो एक बार अंदाजा लगा के देखो, दिमाग चला के देखो कि क्या वजह होगी कि आग्नेय चट्टानों के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जा रहे होंगे। क्या ठोस होती है? अच्छा ठीक है, और कोई रीजन? लावा उसके अंदर से बाहर निकल रहा है, और कोई रीजन? नहीं, लावा अंदर से बाहर निकल रहा है तो मतलब अंदर से जीवाश्म लेके नहीं आएगा, आएंगे ही नहीं, और कोई रीजन? जी कॉन्टिनेंटल और ओशियन मतलब दो प्लेटें अलग अलग टकराती हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय। तो मैम वहाँ पहले वो नहीं था ना, पहले कोई जो उसमें होती है जो महाद्वीपीय में होती है उसमें वो नहीं पाई जाती है। देखिए यहाँ पर फॉसिल्स के अंदर यहाँ पे कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म ना पाए जाने का एक रीजन है, अभी बताया था कि ये जो पत्थर है या ये जो चट्टानें हैं इन्हें क्या कहा गया है? आग्नेय, यानी कि ये किससे बनी है? अग्नि से। जो लावा होता है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक होता है कि वो किसी भी जीवाश्म को जला के राख कर देगा, और जब राख ही बन गया तो फिर कहाँ से जीवाश्म बचेगा? जीवाश्म मतलब क्या होते हैं? जैसे कोई पेड़ या कोई जानवर का मरे हुए रिमेन्स, मतलब उसकी मरी हुई चीजें पाई जाना। अब जाहिर सी बात है अगर आग में आप उस चीज को झोंकोगे तो वो राख बन जाएगा, और राख को तो जीवाश्म नहीं कहोगे ना, इसीलिए कहा
बहुत जल्दी जल्दी खुद को सॉलिडिफाई करने लगता है। जब ये बहुत जल्दी जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब बहुत गति से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इसके अंदर जो कण आएंगे वो कणों का आकार कैसा होगा, बहुत ही बारीक, एकदम फाइन ग्रेन्स बनेंगे, छोटे 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 छोटे, जैसे मिट्टी के नहीं होते कण, एकदम बारीक बारीक, एकदम ऐसे फाइन ग्रेन्स बन के तैयार हो जाएंगे इसमें। तो फाइन ग्रेन्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बाहर आते ही बहुत जल्दी ठंडा होगा, जल्दी ठंडा होगा तो बिल्कुल बारीक बारीक से कण इसमें बन के तैयार हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती, क्लियर हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल दे रखा है आपको बसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये तरीके से। अच्छा, मैं शायद कोई इमेज तो नहीं लाई हूँ इसकी, मैं इसमें ऐड करना छूट गया, लेकिन आपने दो प्रकार के पत्थर देखे होंगे घर पे। एक प्रकार का पत्थर होगा वो ग्रेनाइट का पत्थर, जिसमें जो ये इस तरीके से ग्रेन्स होते हैं, थोड़े ऐसे बड़े बड़े लगे होंगे ऐसे करके। और एक आपने पत्थर देखा होगा जिसमें जो ग्रेन्स हैं वो बिल्कुल ऐसे करके होंगे, छोटे छोटे, महीन जिसे बोलते हैं ना एकदम। लोगों के घर में आपने फर्श पड़ा देखा होगा, ऐसा देखा है? तो इसको बोलते हैं बसाल्ट और इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के पत्थर पे ना आपको, जैसे अगर मान लो काले रंग का पत्थर है तो लाल रंग से ऐसे करके वो अंदर कुछ ऐसा दिखता है, क्रिस्टल चमकता हुआ दिखता है, वो बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ में एकदम डॉट 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 करके दिखेगा। तो वो वाली है जो कैसे ठंडी हुई थी, बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी। और ये कौन सी वाली होगी, जो थोड़े टाइम में जमी थी, इसीलिए इसके पत्थर जो है अंदर के पत्थर कैसे हो गए, बड़े हो गए, इसके जो रग यानी कि जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हो गई, वो बड़े हो गए। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को हिंदी में रवे बोलते हैं ना, नहीं तो आप क्रिस्टल ही बोल रहे हैं, कहाँ ये सब हिंदी में पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल तो सब जानते हैं ना, क्रिस्टल क्या होता है, चमकता हुआ जो होता है। अब आपने पत्थर को देखा होगा, इग्नियस का मतलब आई मीन ग्रेनाइट तो सबने देखा होगा। ग्रेनाइट पत्थर जो ज्यादातर आपकी सीढ़ियों में लगा होगा, घर के बाहर सीढ़ियाँ बनी होंगी या तो वहाँ पे सीढ़ियों में ज्यादातर ग्रेनाइट पत्थर पड़ा मिलेगा। तो देखा होगा अगर हल्के ग्रे कलर का पत्थर, उस पर काले काले रंग के ऐसे करके चमकते हुए है ना, शाइन कर रहे होंगे, तो वही क्या है, इसके क्रिस्टल्स है। वो क्रिस्टल्स क्यों बने, क्योंकि जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए क्रिस्टल्स बन के इसमें तैयार हो जाते हैं। अब जो बेटा ये इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस मतलब आग्नेय, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है, देखिए, एक को हम बोलते हैं बेसिक और एक को हम बोलते हैं एसिडिक। ठीक है, एक अम्लीय और एक क्षारीय, दो हो गए, एक बेसिक और एक क्षारीय। अब जब हम लोग किसी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छे से हम लोग इसका आंसर दे देते हैं। पीएच तो जानते होंगे आप, पीएच लेवल से अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक और 7 से ऊपर होता है तो क्षारीय हो जाते हैं। यहाँ पे हम कैसे विभाजन करेंगे, या यहाँ पे हम इस बात को कैसे बताएंगे कि कौन सी जो चट्टान है वो क्षारीय है और कौन सी चट्टान जो है वो अम्लीय है। कुछ नहीं करना बेटा, एक काम याद रखना है, सिलिका। इसको ध्यान में रखना है, सिलिका। जिसमें बेटा सिलिका की मात्रा अधिक होगी उसको क्या बोल दिया जाएगा, एसिडिक। और जिसमें सिलिका की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होगी उसे क्या बोल दिया जाएगा, क्षारीय, बेसिक। ठीक है, इससे आप इसका आधार आप करोगे सिलिका से। अगर आपकी सिलिका कम है तो क्या बोलोगे उसको, बेसिक, और सिलिका बहुत ज्यादा है तो क्या बोलोगे, एसिडिक। अब अगर बेटा इसमें सिलिका कम हो गई तो इसमें किस चीज की प्रचुर मात्रा हो जाएगी, लोहे की, आयरन की। किसकी ज्यादा हो जाएगी, आयरन की। आयरन यानी कि लोहे का रंग कैसा होता है, हल्का या गहरा, ब्लैक कलर का होता है। अब ये बताओ कि बहुत लाइट ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है लोहे का? अरे नहीं, ऐसे थोड़े मीडिया जो आप बात कर रहे हो वो लोहा, रियल लोहा नहीं होता, वो बाहर से आया, मतलब इन द सेंस उसे क्या बोलते हैं, उसे फर्नेस से लाया गया लोहा होता है और उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज। मतलब रियल लोहा तो बहुत जल्दी जंग खा जाएगा ना, बहुत जल्दी। तो आपकी जो बिल्डिंग्स बनी होती है जंग खा रही है नहीं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें से क्रोमियम मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है, ताकि इसमें जंग जो है वो ज्यादा जल्दी नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं तो आप लोग एक नॉर्मल बताओ मेरे को
कि लोहा, नॉर्मल लोहा सोचो, लोहा जो है वो ग्रे कलर का होगा कि ब्लैक कलर का होगा? ब्लैक होगा या ग्रे? ग्रे। कहाँ देख लिया ग्रे कलर का लोहा? यार सिंपल सी बात समझो ना, ये देखो एक रंग तो ये रहा, ये ऐसे समझो, एक रंग ये रहा और एक रंग ये रहा। लोहा किस रंग में आता है? इस रंग में कि इस रंग में? ब्लैक कलर में आएगा ना। यानी कि इसी बात से याद रखना, ये जो बेसिक चट्टानें होंगी, क्षारीय चट्टानें होंगी, इनका रंग एकदम काला होगा, गहरा काला होगा। और ये जो एसिडिक चट्टानें होंगी, क्योंकि इनमें सिलिका ज्यादा है, तो इनका रंग कैसा होगा? ग्रेइश जैसा होगा। मतलब हाँ बिल्कुल बेटा, जो आपको नोट्स भेजे गए ना बेटा, उसमें सब कुछ है, ये चीजें कलर कलर आपको दिख जाएगा, बाद में दिखाया भी जाएगा आपको। लेकिन जो आपका एसिडिक होगा, क्योंकि उसमें किस चीज की कमी है? लोहे की। क्या चीज ज्यादा है? सिलिका, इसलिए उसका रंग कैसा होगा? ग्रे जैसा, हल्का ग्रे। और जो आपकी बेसिक चट्टानें हैं, उनमें क्या चीज ज्यादा है? लोहा। लोहा ज्यादा होने के कारण इनका रंग एकदम कैसा हो जाएगा? डार्क येलो। हम ब्लैक की जगह अगर हम डार्क बोलेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये डार्क होंगी और ये रंग में कैसी होंगी? लाइट होंगी। ये थोड़ी धुंधली धुंधली सी होंगी और एकदम गहरी होंगी, एकदम गहरे रंग में होंगी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यानी कि आग्नेय चट्टानों में क्या क्या चीज हमने देखी। सबसे पहली बात तो ये कैसे बनती है, जब हमारा लावा, बेटा आपका नाम क्या है जी? रिंकी, हाँ याद आ गया रिंकी। बेटा एक बार आंखें चेक कराओ, ठीक है? बहुत जोर पड़ता है सर पे, दिमाग पे, ऐसे आंखों को ऐसे करके देखना। तो इससे पहले एक बार चेक कराओ, आंखें बहुत कमजोर हो जाएंगी। ठीक, तो क्या बता रहे थे? हाँ, तो जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, इसके अंदर ये कैसे बनेंगी? आपका ज्वालामुखी का उद्गार होगा और वो जब आकर बाहर सतह पे जमेगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, उनसे आपका ओरिजिन होगा इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों का। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, इसलिए इनमें कोई भी जीवाश्म पाया नहीं जाता है। ये जीवाश्मों को जलाकर राख कर देती हैं, इसलिए वो नहीं पाया जाता। तीसरी बात हमने क्या देखी कि क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाती है, लिखा है ना, ड्यू टू अर्ली सॉलिडिफिकेशन, जल्द से जल्द ये जम जाती है, बहुत जल्दी जम जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सॉरी, इनमें पार्टिकल कैसे पाए जाते हैं? एकदम बारीक बारीक महीन पार्टिकल पाए जाते हैं, बड़े बड़े नहीं पाए जाते क्रिस्टल, एकदम महीन महीन जो है क्रिस्टल इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैडम जो ग्रेनाइट है उसमें तो बड़े बड़े पाए जाते हैं, अभी उसका भी आपको रीजन समझाऊंगी कि ग्रेनाइट में बड़े क्यों पाए जाते हैं क्रिस्टल्स, छोटे क्रिस्टल्स क्यों नहीं पाए जाते। और हमने क्या पढ़ा? उदाहरण, एक बसाल्ट बताया, एक गैब्रो बताया, एक ग्रेनाइट बताया, और दो प्रकार बता दिए। एक बता दिया बेसिक, जिसमें कि क्या ज्यादा होगा? आयरन, और क्या होगा? सिलिका, और रंग कैसा होगा? डार्क। और दूसरा क्या बता दिया मैंने आपको? एसिडिक, इसमें क्या ज्यादा होगा? सिलिका, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अगर हम बात करें आपसे मिनरल्स की, यानी कि खनिज की, तो बेटा जो खनिज होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे ये देखो लिखा है टाइप्स ऑफ मिनरल, इसमें सबसे पहला प्रकार आता है आपका मेटालिक। क्या आएगा बेटा? मेटालिक। और दूसरा प्रकार क्या आएगा आपका? नॉन मेटालिक। एक हो गया मेटालिक और एक हो गया नॉन मेटालिक। अब शायद इस स्तर पर आकर मुझे आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेटालिक क्या होता है, मतलब मेटल क्या होता है, और नॉन मेटल क्या होता है। सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब आप लोग अपने 9th 10th में थे, सबने पढ़ा था। और वहाँ आपको बता दिया जाता है, वहाँ आपको बता दिया जाता है कि कौन से जो है वो मेटालिक होती हैं और कौन सी जो है वो नॉन मेटालिक होती है। कार्बन के आगे वाली सब नॉन मेटालिक हो जाती हैं, और इससे पहले वाली जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब कैसी होती हैं? मेटालिक। मेटालिक होती हैं कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब कौन सी हैं? मेटालिक। और क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, और सिलिका हो गया, ये सब नॉन मेटालिक में चला जाता है। ठीक है, एक बार जाके घर जाके वापस से पीरियोडिक टेबल पढ़ो, फिर अगर इसमें भी डाउट होता है तो। ये तो बेसिक केमिस्ट्री थी बच्चों। अब जो मेटालिक है बेटा, उनमें भी विभाजन करा गया है। कौन कौन सा? एक हो गए आपकी फेरस। फेरस का मतलब होता है सिंपल, जिसका संबंध किससे होगा? लोहे से, उन्हें क्या बोल दोगे? फेरस। और दूसरे कौन हो गए? नॉन फेरस। मतलब कुछ तो ऐसी चट्टानें होंगी जिसमें थोड़ा सा भी आयरन अगर पाया जा रहा है, लोहा पाया जा रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? फेरस मिनरल, यानी कि लोहे
आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान की बात करूं अगर मैं, तो इसे कौन सी वाली श्रेणी में रखोगे? फेरस वाले में रखोगे ना, क्योंकि बताया था कि इसमें क्या पाया जाता है? लोहा, तो फिर इसे फेरस में रखोगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करूं एल्यूमिनियम सिलिकेट की, AlSiO4 या O2, Al4SiO2 द होल थ्राइस, इसकी बात करूं तो इसे किसकी कैटेगरी में रखोगे? नॉन फेरस की में रखोगे, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं लेट्स से नॉन मेटालिक में कोई उदाहरण आ जाए, अगर मैं आपसे बात करूं कोयले की, कोयला, इसे कौन सी श्रेणी में रखोगे? किस में रखोगे? नॉन फेरस में? नहीं, नॉन मेटालिक में, क्योंकि कोयला किस से बना होता है? कार्बन से, और कार्बन क्या होती है? नॉन मेटालिक की श्रेणी में जाएगी। बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, जो बेटा आपका ये है कोयला, ये किससे बना हुआ है? कार्बन से, यानी कि ये कौन सी वाले की कैटेगरी में आ जाएगा? कार्बोनेट्स पढ़ाए थे, कार्बोनेट्स की। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? सिलिकेट्स पढ़ाए थे, बोला तो सिलिकेट बहुत मिलते हैं, तो ये सिलिकेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे कि एक हो गया आपका CO2 लाइमस्टोन, आपने सुना होगा लाइमस्टोन, चूना, चूना सुना है नहीं सुना किसी ने? तो चूना हो गया, या आपका स्लेट लाइम हो गया, ये सब किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। सब किस में आएंगे? ऑक्साइड्स में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप और आगे पढ़ते जाओगे तब समझ, जब थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ोगे ना अभी, जब आप इसके लिए PSC के लिए जब आप साइंस पढ़ोगे तो उसमें केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, तब समझ में आएगा किस तरीके से ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स सब होते हैं, ठीक है। आ जाइए अगले वाले पे, ये रॉक साइकिल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इग्नियस हो गया हमारा, अब आते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है। सेडिमेंट्री का मतलब बेटा क्या बताया गया था? अवसादी। अवसादी का मतलब क्या हो गया? कुछ कल बताया था मैंने आपको अवसाद के बारे में, क्या बोला था? अवसाद क्या होते हैं? अब नहीं बताऊंगी अवसाद क्या होते हैं, अब आपको मुझे बताना है सेडिमेंट्स क्या होते हैं, अवसाद क्या होते हैं। यही नहीं पता? कल जब आप लोगों को वो पढ़ाया गया था मलय पर्वत का निर्माण, तब बोला गया था जब दो प्लेट टकराएंगी तो यहाँ पर बहुत सारे अवसाद इकट्ठे होंगे, उन अवसादों की फोल्डिंग से ही बहुत सारी फोल्डिंग होगी और उनसे ही क्या बन जाएंगे? आपके मलय पर्वत बन जाएंगे, बताया गया था ना आपको। और बताइए अवसाद क्या होते हैं? सुनिए, ये जो आपके आग्नेय चट्टानें थी, इन्हीं आग्नेय चट्टानों पर फोर्सेस ऑफ कोरोजन लगेंगे। फोर्सेस ऑफ कोरोजन का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के बल लगेंगे, जैसे कि एक बल हो गया आपका हवा का, पवन, दूसरा बल हो गया आपका तापमान का, तीसरा बल हो गया आपका पानी का, जल का। ये 3-4 चीजों के लगने के कारण, या फिर हो गया आपका ग्लेशियर का, 3-4 चीजों के लगने के कारण क्या होता है? आपकी चट्टानों का क्षरण होना चालू हो जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी चट्टानें टूट के गिरने लगती हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी चट्टानें टूट के गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि 1/4 भाग गिर जाए, नहीं, ये एक दिन नहीं बल्कि बेटा फिर से करोड़ों लाखों वर्षों के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे आज का आपको अरावली पहाड़ी के बारे में अगर आप देखोगे तो ये क्या है? एक अवशिष्ट पहाड़ी है। अवशिष्ट मतलब एक जमाने में ये बहुत ऊंची पहाड़ी हुआ करती थी, परंतु आज इसका आकार बहुत छोटा रह गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा क्षरण हो चुका है हवा से और पानी से और इन सब चीजों से कि वो चट्टान जो यहाँ थी अब वो आगे से इतनी सी रह गई है। तो इसी से अब जो ये टूट रहा है धीरे धीरे करके, ये टूट के कहाँ जाएगा? ये कहीं गर्त में तो नहीं समा जाएगा, ये टूट के पवन उड़ा के ले जाएगी, जल बहा के ले जाएगा और ये ले जाके कहीं तो एक एंड आएगा ना, जहाँ पे इसको, जहाँ पवन रुकेगी, जहाँ जल रुकेगा, वहां जाके क्या होते हैं? रुक जाते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? अवसाद या सेडिमेंट कहा जाता है। मतलब ये जो आपके बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको पवन इनमें से छोटे छोटे टुकड़ों को, फाइन ग्रेन्स को ऐसे उड़ा के ले जाती है, या पानी जो है बहा के ले जाता है। और तापमान जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी ना फिजिक्स में कि जब तापमान बहुत अधिक होता है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, और जब तापमान गिरता है तो मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
अब क्या है बेटा, ये चीज एक दिन तो हो नहीं रही है, ये चीज लाखों करोड़ों वर्ष तक हो रही है। तो क्या होता है, कभी कभी चट्टानों के बीच में दरार आ जाती है, ये होते होते कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपांड बार बार होता रहेगा ना, तो क्या होगा, थोड़ी सी दरार आ जाएगी और वहीं से क्या है, थोड़ा थोड़ा अवसाद निकल के टूट टूट के धीरे धीरे गिरने लगता है, और इसी को आप क्या बोलोगे, सेडिमेंट बोलोगे। अब क्या हुआ, ये बेटा एक चट्टान थी हमारी, इस चट्टान में थोड़ा सा क्षरण हुआ और यहाँ से ये चीज थोड़ी टूट के गिरी और इसे पवन या पानी बहा के ले आया और इसने इसको यहाँ लाके रख दिया, मतलब ये यहाँ आके बैठ गई। फिर से क्या हुआ, फिर से पवन और पानी ने फिर से इस पे एक्शन किया और फिर से थोड़े से अवसाद आए और अब की बार उन्होंने फिर से लाके इसको यहाँ पे लगा दिया। फिर से क्या होगा, ऐसा तो बेटा सालों तक होता रहेगा ना, एक दिन थोड़ी ना हो रहा है, ऐसा तो सालों तक होता रहेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, सालों तक इस प्रकार से अवसाद के ऊपर अवसाद इकट्ठे होते चले जाएंगे और इनसे ही उत्पत्ति या ओरिजिन होगा आपके किसका, इस प्रकार से कि आपके क्या बनके तैयार हो गए, ये अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का मतलब ही है ऐसी चट्टानें जो कैसे बनी हो, अवसाद के इकट्ठे होने से बनी हो। तो जब अवसाद एक के ऊपर एक इकट्ठा होता चला जाता है और वो बहुत ज्यादा, अब भाई एक के ऊपर एक इकट्ठा हो रहा है और लाखों करोड़ों वर्ष तक हो रहा है, तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद वही तुम चट्टान का रूप नहीं ले लेगा, तो उसी को क्या नाम दे देते हो, अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टानें बनी किससे, आग्नेय चट्टानों से। पहले कोई तो चट्टान चाहिए ना जो टूट के गिरेगी, तो कौन सी चट्टान टूट के गिर रही है, आग्नेय टूट के गिर रही है और वो किसमें बदल रही है, अवसादी में। अब एक चीज क्या यहाँ से आपको दिख रही है कि जो आपकी अवसादी चट्टानें होंगी उनका स्वरूप कैसा होगा, लेयर के फॉर्म में होगा, परत के फॉर्म में होगा, परत के ऊपर परत इकट्ठी होती चली जाएगी, तो ये परतदार दिखती है। जितनी भी आपकी कौन सी वाली, आपने चूना देखा है, चूना पत्थर, कभी चूना पत्थर देखना, हल्का सा इसको ना ऐसे तोड़ के देखना तो कुछ दिखेगा अंदर, हल्की हल्की परत जैसी कुछ दिखेगी चूने के अंदर ना, तो वो परत 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 के ऊपर परत जमती चली गई और ऐसे ही आविष्कार हुआ, आपके आविष्कार की गई, हम कहेंगे ओरिजिन हुआ आपकी अवसादी चट्टानों का। तो उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट। स्ट्रैटिफिकेशन शब्द का अर्थ होता है बेटा कि एक स्ट्राटा मतलब एक लेयर, स्ट्राटा मतलब लेयर होती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ऐसे करके लेयर 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 बढ़ती चली गई एंड अल्टीमेटली बन गई आपकी सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान। बात समझ आई? अच्छा ये बताइए क्या इसमें जीवाश्म पाए जा सकते हैं या नहीं? यस मैम। जाहिर सी बात है इसमें जीवाश्म पाए जा सकते हैं और पाए जाएंगे। क्यों? एक तो ये गर्म लावा से नहीं बनी, जो जीवाश्म इसमें से जल के राख हो जाए। दूसरी बात, एक परत के ऊपर जब दूसरी परत आ रही है तो इसमें सालों बहुत मतलब लाखों साल लग रहे हैं, उस बीच ना जाने कितने सारे जानवर, ना जाने कितने सारे पेड़ पौधे पक्षी मर के इसी पे, अब उनका कोई दाह संस्कार तो होता नहीं है ना, पेड़ पौधे या पशु पक्षी का, वो कहीं मरते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, उसी के ऊपर दूसरी लेयर आ गई, फिर कोई और चीज मरी, उसके ऊपर कोई और चीज आ गई। तो इसीलिए जो ये आपकी सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, जीवाश्म हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इनके उदाहरण बेटा कौन से हो गए, ये लिखिए, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, इस तरीके से। अब याद रखना जिस भी शब्द के बाद स्टोन लग जाएगा वो सारे के सारे कौन सी हो जाएंगी, आपकी अवसादी चट्टानें। सिल्टस्टोन, सोपस्टोन, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सब स्टोन वाले जितने वो तो कौन से हैं सारे के सारे, वो आपके अवसादी माने ही जाएंगे। ठीक है, तो अब अवसादी का अगर आपसे कोई पूछे प्रक्रिया क्या होती है बनने की, तो बता पाओगे? कौन सी चट्टानों से बनता है वो बता पाओगे? कौन सी से बनता है? आग्नेय ही टूटेगी, अभी कौन बनेगी, अवसादी। ठीक है, आते हैं इसमें बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना हो यहाँ तक पक्का? फिर मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो फिर कोई ब्लैंक नहीं बैठेगा, तो सबको उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक चीज को दो दो तीन तीन बार समझा रही हूँ, ठीक है? पूछना हो बीच में तो पूछना, और अगर फिर जब मैंने पूछा और नहीं दे पाए तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। अब आ जाइए बेटा तीसरे प्रकार की चट्टान की, जिसका नाम होता है मेटामॉर्फिक, या हिंदी में बोलते हैं कायांतरित। अब कायांतरित नाम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि काया में रूपांतरण हुआ है, मतलब पहले ये कुछ और
सी वाली चट्टान से बनेगी, जैसे सेडिमेंट्री जो है वो किससे बनेगी, इग्नियस से, तो ये वाली किससे बनेगी, ये दोनों से ये दोनों से बन सकती है। मतलब ये आपकी आग्नेय से भी बन सकती है और ये आपकी अवसादी से भी बन सकती है। ना मेल नहीं बेटा, मेल नहीं होगा, अलग अलग दोनों पे अलग अलग एक्शन लगेगा, दोनों में से कोई कंबाइन नहीं होगी, दोनों बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, दोनों के अलग अलग एक्शन, मतलब दोनों पे ही होगा तभी ये बन पाएंगे। कैसे बनती है, दरअसल तापमान, मतलब जो आपका ये वर्षा या फिर आपका तापमान, दाब और आपका जो ये उमस होती है, ह्यूमिडिटी, ये बहुत सारी चीजें इन पत्थरों के ऊपर सालों तक, वर्षों तक इनके ऊपर क्या लगा रही होती है, अपना बल लगा रही होती है। मतलब तापमान अपना बल लगा रहा होता है, तापमान बल इन द सेंस, तापमान में वो बताया ना, मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर दाब लग रहा होगा इनके ऊपर बहुत ज्यादा। इस तरीके से जब इनके ऊपर बहुत सारी चीजें लग रही होती हैं तब जाकर निर्माण होता है किसका, एक मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान का। इतनी बात समझे, किसका निर्माण होता है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होगा। और इसमें क्या लगता है बेटा, बहुत सारा एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अत्यधिक ताप और दाब लगता है, जिसके कारण इनके अंदर इस प्रकार का कायांतरण देखा गया है। और ये आग्नेय से किस में बन जाती है, मेटामॉर्फिक में, या अवसादी से किस में बन जाती है, मेटामॉर्फिक में। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है आपका, मार्बल। मार्बल मतलब वो सफेद पत्थर जो घरों में आपके फर्श पे पड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मार्बल। कभी देखा है मार्बल में ऐसे लंबी लंबी लहरें बनी होती है, देखिए काले रंग की लंबी लंबी लहरें होती हैं। अब जब मैंने आग्नेय बढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर क्रिस्टल पाए जाएंगे, या तो क्रिस्टल बड़े पाए जाएंगे या तो क्रिस्टल छोटे पाए जाएंगे। अब ये निर्भर किस पे करेगा, इनके ठंडे होने की गति पर। यदि जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो क्रिस्टल का आकार छोटा, यदि देर से ठंडे होते हैं तो क्रिस्टल का आकार बड़ा, ठीक है। सेडिमेंट्री में मैंने क्या बताया था, अवसादी में, कि अवसादी जो होंगी उनमें क्या पाई जाएंगी, पत्ते, परत पाई जाएंगे उनमें। लेकिन अब जो आपने देखा कायांतरित, उसमें क्या देख रहे हो, दोनों पाई जा रही है। कैसे, मतलब क्रिस्टल तो है परंतु क्रिस्टल कैसे हैं, ऐसे लंबे लंबे करके, मतलब कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको ये। देखिए आपने ऐसे करके लहरें मिलती हैं आपके पत्थर के ऊपर, कुछ ऐसी लहरें मिल जाती हैं। तो ये लहरें बेटा बनी कैसे, वो जो क्रिस्टल पहले अलग अलग थे, जब उनके ऊपर अत्यधिक दाब लगा, अत्यधिक ताप उनको देखने को मिला, तो ये क्रिस्टल जो है एक्सपैंड हो गए, और एक्सपैंड होके दोनों आपस में, दो तीन आपस में मिलते चले गए, और वो मिलते मिलते ही क्या बना दी उन्होंने, ऐसे करके लहर बना दी। जो क्रिस्टल अलग अलग थे, जब उनको वो अंदर मेल्ट हुए होंगे, टेम्परेचर उन पर प्रेशर पड़ा ऐसे करके, तो वो मॉलिक्यूल अगर ऐसे थे तो वो ऐसे पिचक गए होंगे। अब जब पिचकेंगे तो पहले ऐसे थे, अब जब पिचके तो ये जगह भी तो बढ़ गई ना, बढ़ेगी, तो ऐसे करके इन्होंने क्या बना दिया, लहर बना दी। तो इसी को मार्बल बोल दो, शिस्ट बोल दो, क्वार्ट्जाइट बोल दो, ये सब बेटा किसके उदाहरण होते हैं, आपके कायांतरित चट्टानों के उदाहरण होते हैं। ठीक, हाँ जी बेटा, हाँ ये हो, अगर आप इनका ओरिजिन देखोगे तो ये अलग तरीके से नहीं बन रही है, ये आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ही तापमान और भार लगाने के बाद बनती है। तो ये तो समझो ये सबसे अंत में आएंगी, सबसे पहले आएंगी आपकी कौन सी चट्टानें, आग्नेय, उन्हीं, इसीलिए उनको प्राइमरी का चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि वो प्राथमिक है, सबसे पहले तो वही बनी ना। उनमें से ही जब टूट टूट के अवसाद गिरे तो फिर उनसे उन्होंने क्या बना लिया, अवसादी चट्टानें। और फिर जब इन्हीं अवसादी और इन पर, आग्नेय पर जब दबाव और वो पड़ा, मतलब भार और क्या कहते हैं, दाब और ताप पड़ा, तब इन्होंने ही क्या बना दी, कायांतरित बना दी। अवसादी में नहीं, नहीं स्टेज वाइज नहीं है, स्टेज वाइज नहीं है। जिस प्रकार से आग्नेय के ऊपर ताप दाब लगेगा तो ये बन जाएगी, उसी प्रकार से अगर अवसादी के ऊपर भी ताप दाब लगेगा तो ये बन जाएगी। तो ये ऐसे ही बन जाएगी अपने आप। मतलब ये जो होती है बेटा सिर्फ आग्नेय से नहीं बनी है, ये आग्नेय और दूसरा अवसादी दोनों के ऊपर ताप दाब लगेगा तो फिर बन जाएगी अलग अलग। किसी से कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है। यदि मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, देखिए
अगर मैं आग्नेय की बात करूं तो एक होती है ग्रेनाइट, बताया था आग्नेय में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बेटा बनती है नीस, स्पेलिंग लिखी जाती है GNEISS, नीस। क्या बनेगी इससे? नीस। फिर आती है बसाल्ट, बसाल्ट भी बताया था, इससे क्या बनती है? एम्फीबोलाइट, कायांतरिक चट्टान है एम्फीबोलाइट। फिर है ग्रेवो, ग्रेवो से बनती है सर्पेंटाइन, क्या बनेगी? सर्पेंटाइन। ये थी आग्नेय। अब आ जाओ जरा अवसादी पर। अवसादी में अगर चूना पत्थर की बात करोगे लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन से बनता है संगमरमर मतलब मार्बल। लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर, इसके ऊपर जब ताप और दाग लगता है तो ये मार्बल में बदल जाता है। फिर इसी प्रकार से अगर आप कोयला, कोयला सेडिमेंट्री, अगर आप इसके ऊपर ताप और दाग लगाओगे तो ये हीरा बन जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा, मेटामॉर्फिक हो गया। शेल, शेल से बन जाएगा स्लेट। तो ऐसे करके दोनों ही चट्टानों पे करेंगे और फिर दोनों में अलग अलग कायांतरिक चट्टानें बन जाती है। ठीक है, अब जो सबसे पहली थी बेटा हमारी, क्या समय ठीक है, ये वाली इग्नियस। ये जो बेटा हमारी इग्नियस चट्टानें हैं, ये इग्नियस चट्टानों के साथ कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये चट्टानों के अंदर पानी का परकोलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये परकोलेशन क्या होता है? परकोलेशन मतलब पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत क्या हुआ था, सॉलिडिफाई हुई थी ना। ये सॉलिडिफाई हुई तो क्या हुआ, जो क्रिस्टल है वो एक दूसरे के पास में आने लग गए, पास में आने लग गए, और बहुत ज्यादा ये आपस में एक दूसरे को ऐसे करके जकड़ के बैठे हुए हैं। जब जकड़ के बैठे हुए हैं, जैसे अगर मैंने हाथ ऐसे छोड़ रखा है तो इसमें से हवा पास होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन मैं वही हाथ को ऐसे कर लूं, क्या हवा पास हो पाएगी इसमें से? पूरे हाथ में से नहीं हो पाएगी। ऐसा ही कौन होता है आपका आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या है? ऐसे करके बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे करके। अब बताओ इसमें से कहीं से भी पानी निकल पाएगा क्या? कहीं से भी निकलेगा पानी? नहीं निकलेगा। इसीलिए जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें से पानी अंदर नहीं जा पाता। लेकिन वही मैं इस तरीके से रखूं अवसादी की तरह, क्या इसमें पानी आ सकता है? हवा आ पाएगी? आराम से आ जाएगी, मतलब इससे तो बेहतर है, इससे तो ज्यादा अच्छी आ जाएगी। इसलिए जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनमें पानी का परकोलेशन मतलब पानी अंदर चला जाता है, परंतु जो आग्नेय होती है उनके अंदर पानी नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत भारत झेलता है। कैसे झेलता है? भारत का जो दक्षिण यानी कि जो दक्कन वाला भाग है आपका, डेक्कन प्लेटो आप जिसे बोलते हैं, दक्कन का पठार, दक्कन पठार जो है हमारा, वो पूरा का पूरा लावा से बना हुआ है। बताया जाएगा आपको कैसे बना है, पर वो पूरा का पूरा कैसे बना? लावा से बना हुआ है। अब जब वो लावा से बना है तो लावा जब ठंडा हुआ होगा तो वहाँ कौन सी वो पाई जाएगी? चट्टानें। वहाँ आग्नेय चट्टान पाई जाएंगी। आग्नेय चट्टान पाई जाएंगी मतलब वहाँ पानी अंडरग्राउंड नहीं जाएगा। पानी अंडरग्राउंड नहीं जाएगा मतलब जितनी भी वर्षा वहाँ होती है उसका पानी सीधा का सीधा नदी और नदी से सीधा सागर में चला जाता है। जो आज आपको नल में पानी आ रहा है वो नल से पानी अंडरग्राउंड आ रहा है ना। और अंडरग्राउंड पानी क्यों आ रहा है? वर्षा हुई, वर्षा के बाद ये जो बाहर आप मिट्टी देख रहे हो, इस मिट्टी ने उस पानी को एब्जॉर्ब करा और एब्जॉर्ब करके उसको नीचे, जहाँ नल का कनेक्शन आप देख रहे हो ना अंडरग्राउंड, उसने वो पानी अंडरग्राउंड भेज दिया। फिर जब आप नल खींचते हो तो उससे वो पानी बाहर निकल के आता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं अभी आग्नेय चट्टान रख दूंगी तो आग्नेय चट्टान तो पानी को एब्जॉर्ब करती नहीं, अवशोषित करती नहीं है, तो वो पानी को नीचे कभी भेजेगी नहीं, और नीचे नहीं भेजेगी तो फिर क्या नहीं होगा? वो पानी कभी बाहर आएगा नहीं। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जितने भी आपके दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर ट्यूबवेल वाला कल्चर है। ये ट्यूबवेल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उत्तर में। दक्षिण में आपको ट्यूबवेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? ट्यूबवेल काम किस पद्धति पे कर रहे हैं? वर्षा होने पर पानी नीचे जाता है, तभी तो ट्यूबवेल की बोरिंग गहरी करी जाती है बहुत ज्यादा, और फिर वहाँ से क्या है? पानी को खींचा जाता है। लेकिन वहाँ तो पानी अंडरग्राउंड पहुँच ही नहीं रहा है, तो वहाँ खींचेंगे किससे? इसलिए वहाँ पे बेटा किया जाता है टैंक इरिगेशन, मतलब टैंक के द्वारा सिंचाई की जाती है। उन्होंने देखा कि भाई ये तो हमारी जो चट्टान है ये तो पानी अवशोषित करेगी नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग एक टैंक, हौदी नाम सुना है आप लोगों ने? तो हम टैंक बना देते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े वो लोग क्या करते हैं? जलाशय बना देते हैं, और जब वर्षा होती है तो वो सारा का सारा पानी उसमें इकट्ठा हो गया, फिर उन्होंने उसको ढक दिया। अब जब उन्हें जरूरत पड़ेगी किसानों को, उसमें से पानी लेंगे और क्या कर लेंगे? वो अपने खेतों में उसको डालते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए टैंक का प्रयोग क्यों किया जाता है और ट्यूबवेल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पूरा का पूरा आपका दक्कन का पठार लावा से बना है,
आग्नेय चट्टानों से, और आग्नेय चट्टान जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, अंडरग्राउंड नहीं खींचती, तो फिर ट्यूबवेल के माध्यम से पानी बाहर कभी भी नहीं आ पाता। इसलिए उनके क्या बनाने पड़ते हैं, टैंक बनाने पड़ते हैं, और टैंक में क्या होता है, पानी भरना होता है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ोगे कि हर मंदिर में बड़े बड़े जलाशय, नॉर्थ के मंदिरों में आपको जलाशय मिलना इतना कॉमन नहीं है। किसी भी नॉर्थ के मंदिर में, जैसे आपने धोपेश्वर में आपने देखा होगा बीच में जलाशय है, ठीक है, ऐसे जलाशय साउथ में ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़े बड़े जलाशय 10 में से हर 8 मंदिर में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। 10 में से हर 8 बड़े मंदिरों की बात करें, बड़े मंदिर में तो सब लोग 10 में से 10 में देखने को मिलेंगे, पर छोटे और बड़े मिला दिए जाए तो हर 10 में से 8 मंदिर में ऐसे बड़े बड़े टैंक देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का भी रीजन यही था कि पहले क्या होता था, नगर स्टेट बनता था ना, कि जहाँ मंदिर है मंदिर के ही चारों तरफ आबादी बसती थी। पहले ऐसा नहीं होता था कि पूरा नगर बसा हुआ है और नगर में 4-5 मंदिर बना दिए, नहीं, पहले जहाँ मंदिर उसी के चारों तरफ आबादी रहती। पहले मंदिर को जो है वो सेंटर पॉइंट माना जाता था साउथ इंडिया में, और इसी के चारों तरफ आबादी बसाई जाती थी। और इस आबादी को जब पानी चाहिए होता तो वो मंदिर का जो जलाशय है ना, वहाँ से आके इस पानी को लिया जाता था। इसीलिए आपको मंदिरों में बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जलाशय वहाँ पे देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बस आपको ये कनेक्शन करना आना चाहिए, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए आपको कि भाई नॉर्थ इंडिया में जलाशय क्यों नहीं है और साउथ इंडिया में जलाशय क्यों है। नॉर्थ इंडिया में टैंक इरिगेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हम कहाँ से पानी ले लेते हैं, इससे, ट्यूबवेल से, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो मिट्टी है या जो आपके वो है, या क्या कहते हैं इनको, चट्टान, वो अधिकतर कैसी पाई जाती है, वो परतदार पाई जाती है, मतलब वो अवसादी पाई जाती है, और अवसादी होने के कारण पानी नीचे चला जाता है, तो हमको पानी ऊपर वापस आके मिल जाता है, ठीक है। अब आइए आगे, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तुम लोग का नो मैम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आता है। हाँ जी बेटा। मैम तो वहाँ पानी मतलब वो पानी कैसे मिलता होगा? कैसे मतलब, मैं समझी नहीं आपको। पीने का पानी जैसे कि आप नहीं, ऐसा नहीं बेटा कि जीरो हो रहा है, मतलब जीरो नहीं होता। अब देखो ना, बैंगलोर में क्यों क्राइसिस आता है पानी का, चेन्नई में क्यों क्राइसिस आता है पानी का। अब वो कैसा पानी का क्राइसिस, कभी बरेली में तो अभी आप अगर रिसेंटली अपडेटेड थे तो फरवरी मार्च के महीने की बात बता रही हूँ, न्यूज़ बता रही हूँ आपको इसी साल की, कि बैंगलोर में इतना तगड़ा पानी का क्राइसिस चल रहा था, अभी भी चल रहा है, कि लोगों को अपनी जॉब्स, मतलब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम चूज कर लिया। जो लोग भी देश भर से वहाँ काम करने आए हुए थे, वो सारे के सारे टेकीज अपने अपने घर लौट के चले गए, क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ पे। तो काम तो इंसान तब करेगा ना जब वो पानी पी पाएगा। तो उन्होंने या तो नौकरियाँ बदल दी अपनी, वो नौकरियाँ चूज कर ली जो वर्क फ्रॉम होम दे रही थी, कि कम से कम अपने घर जाके पानी तो पी पाएंगे हम। या फिर क्या हुआ, पानी के रेट्स इतने महंगे, खुद एमएलए ने जो है ना जाने कितने लाखों रुपए दे के पानी के कंटेनर अपने घर मंगवा के रखे थे। तो ये सारी सिचुएशंस आंध्र प्रदेश में आप देखोगे, आंध्र प्रदेश एक प्रकार से आगे कुछ सालों बाद बिल्कुल राजस्थान बनने वाला है, हैदराबाद वाला एरिया जो ना आंध्र प्रदेश वाला। यही सब, एक तो देखो बहुत बड़ा रीज़न बारिश का भी है, बारिश वहाँ कम होती है, और दूसरा बड़ा रीज़न तो यही है कि जो नदियाँ हैं भाई, उनमें वही जो नदियाँ हैं वो पेरिनियल नहीं है, सीजनल है। साउथ इंडिया में पेरिनियल मतलब वो हमेशा उनमें पानी नहीं रहता, वर्षा होगी तो पानी आएगा, वर्षा नहीं होगी तो वो नदियाँ सूख जाती हैं। साउथ इंडिया का ये है, हमें जो पानी मिल रहा है वो ग्लेशियर से, हिमनद से मिलता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो ये सब क्या है, यहाँ पे पानी, गंगा हमेशा आपको जो है पानी से भरी हुई मिलेगी, कभी गंगा खाली नहीं मिलेगी, यमुना पानी भरी मिलेगी, गोमती ऊपर से आ रही है, रामगंगा ऊपर से आ रही है, शारदा ऊपर से आ रही है, मतलब हिमनद से आती है, तो इनमें तो पानी जीवन भर रहेगा, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में गोदावरी ले लो, कृष्णा ले लो, कावेरी ले लो, या सोन ले लो, या फिर आप नर्मदा ले लो, ये सारी कहाँ से आती है, किसी हिमनद से नहीं आई, किसी पहाड़ी से निकल रही है, और पहाड़ी में परमानेंट पानी नहीं रहता, ग्लेशियर्स में पानी रहता है, पहाड़ी में नहीं रहता। तो ये भी एक रीज़न है। तो इस वजह से भी क्या है, इनको वाटर क्राइसिस हमेशा रहता ही रहता है। बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, लातूर नाम आपको मैंने एक बार बताया था लातूर के बारे में। लातूर जो है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, प्यासे मरते हैं वहाँ पे लोग लातूर में। मुंबई के, महाराष्ट्र के पास है, नासिक के पीछे है लातूर नाम की जगह, वहाँ पे पानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे और डिटेल में समझोगे। बट क्या है बेटा, जैसे आज मैंने आपको कनेक्ट करके बताया, ऐसे हर बार मैं चीज़ों को नहीं बता पाऊंगी ना, क्योंकि आपने पूछा तो मैं कनेक्ट कर पाई। ऐसे आप पूछोगे मुझसे कभी कोई क्वेश्चन तो मैं कनेक्ट करूंगी, बट क्या करना है आपको, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो जो कनेक्शंस मैंने कहा था वो कनेक्शंस आपको भी खुद ढूंढने पड़ेंगे खुद से, और नहीं मिल रहा है तो मुझसे पूछो आके, तो फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को पढ़ा के कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी कनेक्शंस नहीं मिल
लेंगे क्योंकि अभी पढ़ाई कितना है आपकी, शुरुआत के 4-5 लेक्चर्स हुए। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2-3 बार आपका रिविजन हो जाएगा, उसके बाद जब आंसर राइटिंग करने बैठा करोगे तो खुद से कनेक्ट करना चालू कर दोगे। इतना नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, खुद ही तुम्हारे दिमाग में चीज़ें आने लग जाएंगी। ठीक है, अब हाँ बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जितना भी पढ़ाया मैंने आगमय, अवसादी, कायांतरित। अब आ जाइए बेटा, फिर से मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया है। एक तो ये कैसी होंगी, हार्ड और ग्रैनुलर होंगी, बता दिया ना, क्योंकि क्रिस्टल्स ऐसे करके बने तो बहुत हार्ड है, इनको तोड़ना बहुत दिक्कत है। ये भी हाँ, एक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक और पॉइंट बताऊँ, साउथ इंडिया में खेती बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। जो जितनी आसानी से आपने देखा ना, सारे जो खेती के केस में देखोगे तो सबसे बेहतरीन चावल और क्या कहते हैं धान और ये गेहूँ, ये सारी चीज़ आपको नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ऐसी जगहों पे आपको बहुत मिल जाएगा, है ना। साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया में कब सुना, बहुत अच्छी जो है गेहूँ उगता है। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो देखोगे सब में नाम यूपी, हरियाणा, बिहार ऐसी जगहों पर है। कारण क्या है, सिंपल सी बात है, ऐसे करके कोई चट्टान बनी है, इसमें आप वो डालोगे, क्या कहते हैं, हल मारोगे तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। लेकिन जो परतदार बनी है वो थोड़ी हल्की है, उसमें ऐसे करके एक बार मारोगे तो वो टूट के बाहर आ जाएगी। इसीलिए साउथ इंडिया में खेती भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ किसानों की संख्या कंपैरेटिवली कम है और नॉर्थ इंडिया में किसानों की संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो वहाँ धान, गेहूँ, ये सारी चीज़ें भी कम उगती हैं। क्योंकि क्यों है, क्योंकि वहाँ की जो पत्थर है वो कौन सा, आग्नेय, और आग्नेय कैसा होता है, हार्ड होता है और ग्रैनुलर होता है। ग्रैनुलर का मतलब जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े हुए होते हैं। दूसरा, फॉसिल्स इसमें नहीं मिलेंगे, आपको पता है क्यों नहीं मिलते, वो मैंने लिख दिया, मैग्मा गर्म होता है। अच्छा, ये पॉइंट बेटा नया है आपके लिए कि ये जो आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार? पहले प्रकार का नाम होता है इंट्रूसिव और दूसरे प्रकार का नाम होता है एक्सट्रूसिव। अब जिसका मतलब इन है वो अंदर और एक्स है मतलब बाहर। अब यहीं से आप समझ जाइए कैसे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव बनी। ध्यान से देखिएगा जरा, डायग्राम तो समझ में आ जाएगा। ये है आपकी ज्वालामुखी, ये हुआ इस ज्वालामुखी में से एक्सप्लोजन और ये आपका बाहर निकल के आ गया। अब क्या होगा कि बेटा इसमें से काफी सारा मटेरियल जो होगा वो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, परत में ऐसे करके जमने लग जाएगा। ये लावा जो है यहाँ पे जमने लगा, दोनों साइड, चारों साइड मतलब पूरे में ऐसे करके ये जम गया। लेकिन आपने एक चीज देखी है, जो लावा होता है क्या वो एकदम पानी जैसा होगा, पानी जितना तरल होता है? नहीं, बिल्कुल जेली जैसा होता है। जैसे कल बताया था कि जब आप उसको कांच को पिघलाते हैं तो एकदम जेली जैसा कुछ निकल के आता है, ऐसा ही कुछ होता है लावा। अब एग्जाम्पल सुनिए, आपने क्या करा, आपने एक बर्तन में चाशनी बनाई, ठीक है, आपने चाशनी बनाई और आपने क्या किया, उस चाशनी को छोटे छोटे ट्यूब्स में ऐसे करके आप भर रहे हो, ठीक। अब चाशनी आपने पूरी खाली कर दी बर्तन में से। मुझे ये बताइए, जो भर गया उसमें तो चाशनी है ही है, लेकिन चाशनी बर्तन में लगी रहेगी या नहीं लगी रहेगी? मतलब बिल्कुल गायब हो जाएगी, एकदम गायब। वहीं आप जब पानी के साथ ऐसा करते हो तो पानी को आप ऐसे करके बर्तन में भर देते हो तो ज़्यादा पानी नहीं बचता है बर्तन में लगा हुआ, थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ी देर में सूख जाता है। लेकिन चाशनी के साथ क्या होगा, चाशनी थोड़ी सी बर्तन के ऊपर लगी रह जाएगी, या आप अगर ग्लास से पलट रहे होगे तो उस ग्लास में ऐसे करके निशान रह जाएगा कि यहाँ चाशनी थी। ऐसा ही कुछ कहाँ होता है, लावा में। जब ये लावा बच्चों अंदर से बाहर निकल रहा था तो ये इस तरीके से बाहर तो आ गया अपने कंडुइट से, इसे कंडुइट कहते हैं। जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो बताएंगे। कंडुइट मतलब जहाँ से ये मैग्मा चेंबर होता है ना, अभी जब पढ़ा नहीं है आपने ज्वालामुखी तो ये शब्द समझ नहीं पाओगे। मैग्मा चेंबर मतलब जहाँ मैग्मा बना और मैग्मा एक नलकी से बाहर आ रहा है, ठीक है। और ज्वालामुखी के प्रकार बताऊंगी तो ये भी बताऊंगी, कभी कभी क्या होता है, प्रेशर इतना होता है मैग्मा के अंदर कि थोड़ा बहुत मैग्मा सिर्फ इसी साइड से नहीं बल्कि इन साइडों से भी बाहर निकल के आने लग जाता है, ऐसे करके। अब आप एक चीज देखो, एक लावा बना वो जो हरे रंग का है, इसमें क्या हुआ, ज्वालामुखी अब खत्म, मतलब मैग्मा सारा का सारा बाहर आ गया, चाशनी आपने सारी की सारी पलट दी। अब जब चाशनी जहां पलटी
तो उस बर्तन में भी चाशनी जमेगी थोड़ी देर के लिए, और जिस बर्तन में चाशनी बनाई थी चाशनी उसमें भी जम जाएगी थोड़ी बहुत। ऐसा ही यहाँ हुआ, जब चाशनी को बाहर किया गया तो बाहर तो जमेगी जमेगी, लेकिन उस बर्तन में जिसमें से वो पूरी नहीं निकल पाई वहां भी क्या होगा, थोड़ी थोड़ी चाशनी जम जाएगी। यानी कि गैस बंद है, मतलब मैग्मा बंद है, तो फिर ये जमना चालू होगा। जो बाहर जम रहा है इसको बोलोगे एक्सट्रूसिव, क्योंकि ये बाहर जम रहा है, बाहर है। और जो अंदर जम रहा है उसे क्या बोलोगे, इंट्रूसिव। अब जो बाहर जम रहा है उसको कैसे प्राप्त करते हैं, ये तो सबको दिख जाता है। ये देखिए, ये ज्वालामुखी, इसके ऊपर ही पत्थर जमा हुआ है। और जो अंदर जमता है इसको भी बाहर निकाला जाता है। कैसे, ड्रिलिंग करके, खुदाई करके इसको भी क्या करा जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ बहुत जल्दी जमती है तो उसमें जो क्रिस्टल बनते हैं उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। यानी कि जो एक्सट्रूसिव, जो हरे वाले हैं, इनमें क्रिस्टल का आकार कैसा होगा, क्योंकि ये जल्दी जमेंगे तो ये कैसे रहेंगे, छोटे। लेकिन अंदर वाले देर से जमेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने माना मैग्मा को बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत तपन तो अंदर रह जाएगी ना, एकदम से थोड़ी ना ठंडा हो जाता है, टाइम चाहिए ना ठंडा होने के लिए। आज मैग्मा बंद करा तो कल एकदम से वहाँ बर्फ पड़नी अंदर शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना, एक हीट तो अंदर रह जाएगी। तो ये बाहर वाला जल्दी जमेगा या अंदर वाला, बाहर वाला जल्दी जमेगा। बाहर वाला जल्दी जमेगा तो इसके कण कैसे होंगे, छोटे, और अंदर वाला देर से जमेगा तो इसके कण कैसे होंगे, बड़े। यही कारण है कि बाहर वाले को जो है, बाहर वाले का उदाहरण मैंने क्या लिखवाया था, बसाल्ट, और अंदर वाले का क्या उदाहरण लिखवाया था, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट और बसाल्ट में मैंने क्या बोला था, जो ग्रेनाइट होता है उसके अंदर कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, और जो बसाल्ट होता है इसके अंदर बेटा कुछ इस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। इतने महीन महीन से क्रिस्टल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से क्रिस्टल्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये बाहर जमा है बसाल्ट, और ग्रेनाइट कहाँ है, अंदर जमा है। इसलिए बसाल्ट सस्ता आता है और ग्रेनाइट महंगा आता है, क्योंकि ग्रेनाइट का पत्थर अंदर से लाया जा रहा है, चट्टान के अंदर से लाया जा रहा है, और बसाल्ट का पत्थर ऊपर ऊपर से मिल जाता है। तो जितना एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट होगा उतना ज़्यादा वो कैसा होगा, महंगा नहीं तो होगा। इसलिए ग्रेनाइट का पत्थर हर जगह, मतलब इतने अच्छा वाला अगर आप पत्थर लोगे ग्रेनाइट का तो 1 स्क्वायर फीट तकरीबन 80 से 100 रुपये का आता है। 1 स्क्वायर फीट की बात कर रही हूँ, मतलब खाली इतनी बड़े की बात कर रही हूँ, बस इतने बड़े की, इतना होता है 1 स्क्वायर फीट। ये आपको 80 से 100 रुपये का मिलेगा। कुछ लोग अपने घर में बढ़वाते हो तो फिर तो वो बहुत महंगा होता चला जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया बेटा कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में क्या होता है फर्क। इंट्रूसिव अंदर जमते हैं और एक्सट्रूसिव दाढ़ के बाहर आने के बाद जमते हैं। और जो इंट्रूसिव होते हैं इन्हीं को क्या नाम दे दिया जाता है, प्लूटोनिक। क्या नाम दिया जाता है, प्लूटोनिक। अब एक चीज ध्यान से देखना, ये डायग्राम और बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए, मान लेते हैं ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का शेप एकदम ट्रायंगल जैसा होता है, कोन जैसा बल्कि, पर मैंने मान लो उसे स्क्वायर शेप का बनाया है। ठीक है, और ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये बाहर का है, मतलब ये जो वोल्केनो है वो यहाँ तक है, ये बाहर का हिस्सा हो गया। अब जो भी चीज सबसे अंदर बनती है उसको कौन सी वाली रॉक कहा जाता है, प्लूटोनिक रॉक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक। और जो बाहर बनती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सट्रूसिव। क्या बोला जाता है, एक्सट्रूसिव। मतलब ज्वालामुखी के बाहर बनेगी तो क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव। ज्वालामुखी के एकदम नीचे जमीन पे एकदम सतह पे, मतलब सॉरी एकदम गर्त में बनेगी तो उसे क्या बोलोगे, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक। और जो बीच में बनती है, बीच में, उसको क्या नाम दिया जाता है, हाइपोबसाल्ट। क्या नाम दिया जाता है, हाइपोबसाल्ट। अगर मैं पिछले वाले डायग्राम पे शिफ्ट मारूं इस वाले पे, तो मैं कुछ इसे ऐसे समझा सकती हूँ आपको। ये सबसे बेहतर तो यही है डायग्राम आपके पास, ये रहा बेटा। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, एक वोल्केनो दिख गया। अब जब ये वोल्केनो इरप्ट होगा, उद्गार करेगा, तो यहाँ पे कुछ जमेगा। जो यहाँ पे जमेगा उसको कौन सी रॉक कह दोगे, एक्सट्रूसिव। क्या बोलोगे, एक्सट्रूसिव। और बेटा ये रहा आपका मैग्मा का चैम्बर, ये पूरा अंदर, और मैग्मा चैम्बर ये दिख रहे हो, अंदर से जमता हुआ आ रहा है, लाल लाल जितना भी
हाइपोबसाल। क्या बोल दोगे? हाइपोबसाल। हाइपोबसाल। मतलब रॉक्स के 3 पार्ट हो गए आग्नेय चट्टान के। सबसे नीचे जमती हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक, उसके ऊपर जमती हैं हाइपोबसाल, और सबसे बाहर आके जमती हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्लियर? डाउट तो नहीं है किसी को? पक्का 100% श्योर? ये डायग्राम में ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। जो सबसे नीचे जमी हुई है इनको प्लूटोनिक बोल दोगे, जो बीच में जमी हुई है इन्हें कौन सी बोल दोगे? हाइपोबसाल, और जो बाहर आके जम रही है इनको क्या बोल दोगे? एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, अब यही मुझे आपको पढ़ाना है कि एक्सट्रूसिव रॉक्स कौन कौन सी होती हैं। मतलब प्रकार नहीं बता रहे, नाम बता रहे क्या क्या बनती है। एक्सट्रूसिव basalt, andesite, rhyolite, fencing, vitrification। हाँ देखो, सबसे पहले देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे नीचे सबसे नीचे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से। ये जो मतलब समझो कभी मैग्मा चेंबर ही है। मैग्मा चेंबर ठंडा होने के बाद जम ही जाएगा ना यार, जो था वो जम जाएगा, तो ठंडा पड़ेगा तो जमेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? बाथोलिट। क्या कहा जाता है? बाथोलिट। क्या नाम बोलोगे? बाथोलिट। सबसे नीचे है तो बाथोलिट बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखो ये ऊपर आया होगा और ये बाहर नहीं निकल पाया, इसके कारण ये यहीं आके इकट्ठा हो गया, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? स्टॉक। क्या नाम दिया गया? स्टॉक। स्टॉक का मतलब तो जानते हो ना, इकट्ठा होना। इकट्ठा करते हैं किसी चीज को स्टॉक बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया बेटा? स्टॉक। अच्छा ये देखो, ये आया होगा, इसने इधर निकलने की कोशिश करी, निकलने की तो कोशिश करी, परंतु इसके आगे चीर नहीं पाया इस पत्थर को, ये यहीं आके रुक गया। तो ये क्या शेप ले रहे हैं? सिल। सिल मतलब जानते हो ना, बर्फ की सिल्ली बोलते हो आप लोग हिंदी में, तो वो सिल सिल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, सिल से आप लोगों ने हिंदी में सिल्ली बोलना शुरू कर दिया है। तो वो सिल का मतलब है प्लेट जैसा लंबा लंबा ऐसे करके, वर्टिकल जो होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो इसको आप क्या बोल देंगे? सिल। क्या ये दिख रहा है एक बार सिल? ये भी तो सिल जैसा है, स्लिप जैसा, स्लिप पड़ा होता है इसमें भी स्लिप जैसा ही तो है, तो इन्हें क्या बोलोगे आप? स्लिप। सिल। और ये जो बेटा लंबा, ये जो ऐसे ही लेटा हुआ है, लेकिन ये जो ये लॉन्ग वाला होगा, लॉन्गिट्यूड जैसा, इसको क्या बोल देते हैं? डाइट। डाइट की स्पेलिंग कहीं कहीं DYKE भी लिखी होती है, दोनों ही करेक्ट मानी जाती है। क्या बोल दोगे इसको बेटा? डाइट बोल दोगे। अब आओ जरा यहाँ पे, ये वाला लंबा वाला दिख रहा है पॉइंट, इसको क्या बोल दोगे फिर से? डाइट। यानी कि जो इस प्रकार से होंगे उन्हें क्या बोलोगे? और जो इस प्रकार से होंगे उन्हें क्या बोलोगे? सिल। जो सबसे नीचे होगा उसे क्या बोलोगे? बाथोलिट। और जो एक जगह इकट्ठा हो गया होगा? स्टॉक। स्टॉक। अब देखिए, क्या आपको ये छोटा सा पहाड़ जैसा नजर आ रहा है? मशरूम शेप जैसा? देखा, इसे क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। क्या बोलते हैं? लैकोलिथ। अब एक चीज इसमें नहीं बनी वो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, रेड से ड्रॉ कर देती हूँ। एक शेप बेटा ऐसा भी होता है, ठीक है? एक शेप ऐसा भी होता है। एक सेकंड, मुझे एक और चीज चाहिए। ठीक है, सही दिख रहा है ये? और एक डायग्राम और बना देती हूँ आपके लिए नीचे की तरफ। यहाँ ये दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक रेड में बनाया मैंने और एक ग्रीन में बनाया है।
ये दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये बेटा क्या आपको वैसा दिख रहा है, सॉसर जैसा? डिस्कस किया है किसी ने? हिंदी में मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, वो ऐसे पकड़ते हैं हाथ में और वो ऐसे करके वो गोल सा वाला चक्री सा, और चक्का फेंक जिसे आप बोलते हैं, चक्का फेंक बोलते हैं ना, डिस्कस थ्रो। शॉर्टकट होता है, वो गेंद होती है भारी सी लोहे की, वो फेंकना है, गोला फेंक और वो भाला फेंक तो जैवलिन होता है, सबको पता है। तो वो डिस्कस जैसी बात बता रही हूँ। तो ये इसे बेटा बूमरैंग भी कहते हैं। बूमरैंग क्या होता है ना, ऐसे करके फेंक के मारोगे तो वो घूम के लौट के वापस आपके पास आ जाता है। प्लेट जैसा होता है बूमरैंग, घर पे जाके सर्च करना। बूमरैंग को इधर से फेंकोगे वो ऐसे उधर से घूमता हुआ आएगा और आपके वापस आपके के पास आके गिरता है। तो ये बूमरैंग गेम बच्चों को या आप लोग बड़े लोग भी खेलते हो, ये कुछ ऐसे शेप का है। तो बूमरैंग को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। ऐसे ही इसका नाम याद रखना, ये जो ऊपर वाला मैंने बनाया है रेड वाला, इसको बेटा क्या कहा जाता है, फैकोलिथ। क्या कहा जाता है, फैकोलिथ। जैसे इसे बोलेंगे लैकोलिथ, तो इसे क्या बोलेंगे, फैकोलिथ, क्योंकि ये फेंक रहे हैं। और इसको बोलते हैं बेटा लोकोलिथ। ये जो मैंने उल्टा लैकोलिथ बना दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, लोकोलिथ। क्या बोलेंगे इसे, लोकोलिथ। तो हमने इतने सारे डायग्राम्स तो नहीं कहूंगी, बल्कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ ली हमने, कि इसे बोलोगे पैथोलिथ, इसे बोलोगे लोकोलिथ, इसे बोलोगे जो फेंकने वाला होता है इसे बोलोगे फैकोलिथ, लंबा वाला हो गया डाइट, और लेटा वाला क्या हो गया, सिलिथ। याद रहेगा, समझ आ जाएगा। डायग्राम तो बना हुआ है आपके सामने और आप समझ जाओ। अच्छा, ये मैं बता चुकी हूँ। बाकी ये जो वैसे तो मैं पढ़ा चुकी हूँ सब कुछ, पर आप पढ़ लेना फिर भी एक बार। ये लिखा है बेटा मैंने, कैन परकोलेट वाटर, मतलब सेडिमेंट्री रॉक में से पानी परकोलेट करके नीचे जा सकता है और आगे में से सेडिमेंट जाएगा नहीं। और मेटामॉर्फिक में क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, जो क्रिस्टल्स बने हुए थे उनमें फिर से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से फिर से क्रिस्टल्स जो हैं दोबारा से फॉर्म हुए, दोबारा से मतलब अलग तरीके से फॉर्म हुए। अब की बार रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, कभी कभी लेयर में भी मिल जाता है। सबसे सुंदर जो रॉक्स मिलेंगी वो आपको मेटामॉर्फिक मिलेगी। सबसे मतलब रंग बिरंगी रॉक्स जो आपको देखने को मिलती है ना, जैसे उसके पैटर्न्स बने हुए, वो सब आपको इसकी वजह से मिलेंगे, तापमान और प्रेशर की वजह से। फिर इसमें क्या है बेटा, क्रिस्टल्स विजिबल होते हैं। अगर आग्नेय को आपने दबा के बनाया है तो क्रिस्टल बकायदा आपको उसमें क्या मिलेंगे, दिखते हुए मिलेंगे। अब आ जाओ, जो लास्ट चीज हमने ऊपर छोड़ी थी ना, व्हाट्स द टाइम, 44 ऑलमोस्ट 15 मिनट्स शेष। ये रहे बेटा एक चीज जिसे आप बोलते हैं रॉक साइकिल। पूछता कोई नहीं है रॉक साइकिल कभी भी, लेकिन अगर रॉक से कोई क्वेश्चन आ जाता है आंसर राइटिंग में, तो रॉक साइकिल बना के आ जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सामने वाले। जितना कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया है इसमें उतना बनाना नहीं है। एक एग्जांपल दे दूंगी कैसे इसे सिंप्लीफाइड वे में आप अपने आंसर राइटिंग में बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए कौन सी चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की जब इरोजन और वेदरिंग होगी, मतलब सेडिमेंट्स झड़ेंगे, तो उसके मिलने से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, और जब सेडिमेंट के ऊपर क्या लगेगी, सेडिमेंट के ऊपर बहुत सारा तापमान और दाब लगेगा, तब जाकर किसका निर्माण करेगी, सीधा ये देखो यार, ये किसका निर्माण करेगी, मेटामॉर्फिक का, मतलब किसका करेगी, मेटामॉर्फिक, मतलब कायांतरित, अवसादी का नहीं, कायांतरित। अब बेटा ये जो कायांतरित पत्थर बना, ये कायांतरित पत्थर प्लेट पे बना है। ये प्लेट कभी कभी ना कभी जाके किसी से टकराएगी। कौन सी वाली से, मुख्यतः ओशन वाली से। जब ये टकराएगी तो फिर क्या होगा, हो सकता है इसका थोड़ा सा हिस्सा टूट के नीचे गिर जाए। जब ये नीचे गिरेगा तो फिर ये बेटा किस में बन जाएगी, मैग्मा में, और यही मैग्मा उस ज्वालामुखी से बाहर आएगा, तब फिर वो किसका निर्माण कर देगा, आग्नेय। समझ गए ना प्रोसेस क्या है। जब लावा बाहर आया तो लावा ने बनाया आग्नेय, आग्नेय चट्टान के ऊपर जब क्षरण हुआ तो बनी अवसादी के ऊपर जब तापमान और दाब लगा वो बन गई मेटामॉर्फिक। कायांतरित को जब आपने वो वापस से, जब वो प्लेट की वजह से नीचे गिर गई तो वो बन गई मैग्मा, और मैग्मा से वापस से बाहर आ गई तो फिर बन गई आग्नेय। फिर वही साइकिल चलती रहेगी, कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी। तो ये कहते हैं रॉक साइकिल। और सिर्फ इतना ही नहीं, और देखिए और देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे
ये जो आग्नेय है, ये आग्नेय भी तो डायरेक्टली किसमें बदल सकती है? कायांतरित में। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? डायरेक्टली किसमें बदली जा सकती है? यानी कि एक साइकिल तो वो हो गई जो मैंने पढ़ाई बड़ी वाली, और एक साइकिल तो ये भी बन सकती है, ऐसे करके बन सकती है कि नहीं बन सकती ये वाली भी साइकिल, कि आग्नेय से डायरेक्टली कायांतरित जाके मैग्मा में गिरी, मैग्मा से फिर वापस बाहर आके आग्नेय बन गई, तो एक साइकिल ऐसे भी बनाई जा सकती है। फिर देखिए आप दूसरी बात, ये जो आपकी बेटा कायांतरित है, ऐसा तो है नहीं कि कायांतरित चट्टान में कभी भी क्षरण होगा ही नहीं। क्या कभी भी इसमें इरोजन नहीं होगा? क्या इसके ऊपर हवा, पवन और क्या कहते हैं आपके पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जब पड़ेगा तो ये भी किसमें टूटेगी? अवसाद में तो टूटेगी। हर चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो, चाहे वो कौन सी हो, अवसादी हो या चाहे वो कायांतरित हो, वो टूट के किसमें गिरती है? अवसाद में। और जब अवसाद में गिरेगी तो फिर वो आगे जाके कौन सी चट्टान बना लेगी? अवसादी ही तो बनाएगी। तो यही चीज उन्होंने यहाँ लिखी है क्या, कि ये जो कायांतरित चट्टान है, जब इसमें से भी छोटे छोटे कण गिरेंगे तो आगे जाके ये भी किसका निर्माण कर देंगे? सेडिमेंट का। और सेडिमेंट किसको बना देगा? सेडिमेंट्री को। सेडिमेंट्री आगे किसे बना देगा? मेटामॉर्फिक को। और वापस से वो साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। ट्रू। कहीं से कुछ भी जुड़ रहा है इस रॉक साइकिल के अंदर, कुछ भी जुड़ रहा है, बस आपको समझना है। एक बार आपने समझ लिया तो ये रॉक साइकिल आपको जितनी डिफिकल्ट लग रही है उतनी है नहीं, सिंपल है भाई, दिमाग लगा के करो। आग्नेय इसमें बदलेगी तो ये इसमें भी बदल सकती है, और इसमें बदली तो टूट के ऐसे भी बन सकती है। ये सारी चीजें आपको जो है इसमें पता होनी। देखो हर एरो का मीनिंग है। कैसे हर एरो का मीनिंग है? अभी जो मैंने आपको बताया, दूसरे एरो का मीनिंग देखो। और ये देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि इग्नियस रॉक ही कॉन्टिनेंटल प्लेट पे हो और वही जाके प्लेट नीचे गिर जाए, या डायरेक्टली ऐसा भी तो हो सकता है कि सेडिमेंट्री ही हो और डायरेक्टली सेडिमेंट्री ही किसमें बदल जाए? मैग्मा में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या फिर कौन सी बदले? मेटामॉर्फिक। जैसे कि शोभना ने पूछा था, क्या मैम ये एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया है? नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। अगर ऐसा होता, अगर आग्नेय के बाद अवसादी, अवसादी के बाद कायांतरित ही बननी होती, तो आज तक तो भारत का जो दक्कन पठार है वहाँ की आग्नेय चट्टान अब तक कायांतरित बन चुकी होती। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कहीं कहीं पे चट्टान कैसी होगी, ये निर्भर करता है वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। ठीक है, अभी तक वहाँ पे सेडिमेंट्री बन ही नहीं पाई, और बनी होंगी तो सारी आग्नेय अभी तक वहाँ पे क्या है, अवसादी नहीं बन पाई है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी में बदल सकता है। तो इसी को आप क्या नाम देते हैं बच्चों? रॉक साइकिल। क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। चट्टानों की साइकिल, की चट्टान कैसे एक दूसरे में क्या क्या बन सकती हैं, इस तरीके से आपको ये एग्जाम में मतलब डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा, हो सकता है पूछा भी जाए। दैट व्हाट इज अ रॉक साइकिल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रॉक साइकिल, या चट्टान चक्र क्या होता है, और चट्टानों के बारे में एक विस्तृत विवरण दीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि रॉक साइकिल क्या है, रॉक के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन सी रॉक कैसे बनी, कैसे उसका क्षरण होके वो वापस से कैसे उसका रूप बदल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। इतनी बात सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का क्लास समझ में आई आज की? रॉक से एकदम टॉपिक, चट्टान टॉपिक एकदम क्लियर। चट्टानें कितने प्रकार की, कौन कौन सी? अवसादी और कायांतरित। आग्नेय किससे बनी है? लावा की। अगर ठंडा जल्दी हो गया तो क्रिस्टल कैसे बनेंगे? छोटे छोटे। और देर से जमा तो कैसे बनेंगे? बड़े बड़े। अच्छा, अगर देर से जम रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ बनी होंगी चट्टानें? अंदर बनी होंगी। अंदर वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक या इंट्रूसिव। ठीक है। और दूसरा जो बीच में बनती है उनको क्या कहते हैं? हाइपा। जो बाहर बनती है उनको क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव। ठीक है, वेरी गुड। और फिर बताइए पैथोलिथ कहाँ मिलेगा? सबसे नीचे। स्टॉक जो बीच में इकट्ठा हो जाएगा। डाइक का आकार ऐसे होगा कि ऐसे होगा? लंबा। ऐसे होगा। और ये क्या बोला जाएगा? जो ऐसे करके सॉसर शेप का होगा उसका नाम, बूमरैंग शेप का उसको क्या बोलेंगे? फेकोलिथ। क्योंकि अभी बताया ना, बूमरैंग को क्या करते हैं? फेंकते हैं। डिस्कस को फेंकते हो ना ऐसे करके, वो जो आप क्या बोल रहे थे, चक्का फेंक, चक्का। हाँ, तो वही जो आप फेंकते हो ना, ऐसा ही याद रखना। क्या बोलोगे? हाँ बेटा, किसमें? फैकोलिथ और लैथोलिथ में बेटा डिफरेंस क्या? बहुत इजी है। हाँ देखो ना, अगर इस प्रकार से मशरूम शेप का बनना है पूरा, नीचे बेस देखो कैसा है,
ऊपर भी लहर और नीचे भी लहर, लेयर जैसी बनेगी, ठीक है। और सिल और डाइट तो हमने पढ़ी ली है, स्टॉक हमने पढ़ लिया। फिर हमने एसिडिक और बेसिक पढ़ा था। एसिडिक वो जिसके अंदर क्या ज़्यादा, सिलिका सिलिका ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तभी तो हल्के रंग की होगी, और अगर आयरन ज़्यादा होगा तो फिर गहरे रंग की होगी, बेसिक हो गई, ठीक है ना। बेसिक क्या होती है, गहरी होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं वो कैसे बनी है। ये जो आग्नेय चट्टान है इनमें से अवसाद टूट के गिरे, जिन्हें परत दर परत इकट्ठा होती गए वक्त के समय के साथ, और फिर ये बन गई आपकी फॉसिल्स भी मिलेंगे, जीवाश्म भी मिलेंगे, परंतु आग्नेय में जीवाश्म नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आपकी तीसरी कायांत्रित है ये आग्नेय या अवसादी दोनों से ही बन सकती है। इन पे लगता है प्रेशर लगता है और टेम्परेचर लगता है, जिसके कारण इनके जो क्रिस्टल्स बने हुए थे वो फिर से क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब उनके आकार में, उनके शेप में फिर से चेंज आ जाता है, और ये पहले की तुलना में और भी ज़्यादा सुंदर, रंगीन और अलग अलग टाइप टेक्सचर में मिलती हैं देखने को, और ये दोनों से ही बन सकती हैं। आग्नेय की भी बन सकती है, जैसे उदाहरण दिया था मैंने, क्या दिया था आपको मैंने उदाहरण आग्नेय का, कि गैब्रो जो है वो ग्रेनाइट में बदल जाता है, क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, और मैंने आपको किसका दिया था, अवसादी का उदाहरण दिया था, क्या दिया था कि जो आपका चूना पत्थर है वो मार्बल में बदल जाता है, शेल जो है वो स्लेट में बदल जाता है, ठीक है। और ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, जो आपको कल आपको नोट्स भेजे गए थे। पायल कौन है आप में से? अच्छा, आपने बोला था ना बेटा, तो फिर मैंने एक नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए थे हिंदी में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? तो हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।